ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक नए लेक्चर के साथ उपस्थित हूं और दिस लेक्चर इज द पार्ट ऑफ आवर सीरीज दिस इज द वेल नोन सीरीज यू आर फैमिलियर विथ द प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज। मैंने दो सीरीज पहले से ही चला रखी है आप लोगों के लिए, अतीत वर्तमान यानी प्रेजेंट एंड द पास्ट कम्युनिकेशन सीरीज, ये एक सीरीज है। दूसरी में हमारी सीरीज है द क्रिटिकल ओपिनियन सीरीज। उसमें हम किसी टॉपिक बेसिस के अंदर जाकर उसके सारे पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। इस स्पेसिफिक सीरीज में हम आपको इतिहास के पन्नों से वर्तमान का मूल्यांकन करना सिखाते हैं। अब हम एक तीसरी सीरीज भी शुरू करने जा रहे हैं, जो आप लोग उससे जरूर जुड़ेंगे। वो है एग्जामिनेशन गाइडलाइन सीरीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं प्रिपरेशन के बारे में, और कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानता हूं कि अध्ययन और अध्यापन दोनों ही स्तरों पर गड़बड़ी हो रही है और एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रहा है। वो भी मैं सीरीज आरंभ करूंगा। मैं जो जितनी भी सीरीज लेता हूं, आप तो जानते हैं कि मेरा हर लेक्चर सीरियस होता है और उसका एक व्यापक यूज है। एक एक आप वाइडली अपनी समझ इसके सहारे विकसित कर सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँचे। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को जहाँ तक हो सके सीरीज करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने कन्फ्यूजन है, कई बार क्या होता है कि व्हाट्सएप पर या खास चीज़ों पर, अब देखो जितना भी मैं डालता हूँ या मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वेल रिसर्च टॉपिक होता है। चलिए इसको कहाँ से शुरू करें। अभी तो अमृतपाल सिंह एक जो अभी खालिस्तान का एक्सपोनेंट बना हुआ है, वो बहुत काफ़ी चर्चा में है। सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक चारों तरफ आपको न्यूज़पेपर के पेजेज भरे होते हैं। और वॉरिस पंजाब डे का यह लीडर जो अंजला स्टेशन, पुलिस स्टेशन पर जिस तरह का उसने स्ट्रेंथ और मस्कुलर पावर दिखाने का प्रयास किया था, और वो कहीं ना कहीं भगवंत मान के गवर्नमेंट की भी कमजोरी को उद्घाटित करता है कि अभी इस मुद्दे से डील किया जाना चाहिए था। ये खालिस्तान जैसा मुद्दा एक छोटे से महकमे के बीच प्रचलित होता है या फिर उसको डायस्पोरा सपोर्ट मिलता है। मेन स्ट्रीम सिखिज्म ने इसको कभी बहुत वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन चलिए, ये आज कि हमारी जो पीढ़ी है, हमारा जनरेशन है, वो अमृतपाल सिंह को देख रहा, इस घटना को देख रहा, तो मैंने सोचा कि चलो उनको इतिहास के पन्नों में ले चलता हूँ और मैं आरंभ से दिखाता हूँ जब से सिखिज्म का जन्म हुआ। कहाँ से शुरू करें? तो हम शुरू करते हैं, चलिए, गुरु नानक से ही। तो ओरिजिन ऑफ सिखिज्म, वी हैव टू स्टार्ट विथ ओरिजिन ऑफ सिखिज्म। अब ये सिख पंथ का जब उद्भव हुआ, गुरु नानक, जो आप जानते हो कि कहीं ना कहीं गुरु नानक जो 15वीं सेंचुरी के अंत और 16वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में आए थे, उन्होंने एक नया धार्मिक पंथ चलाया, सिख पंथ। एक्चुअली ये कोई पंथ नहीं था। जिस समय गुरु नानक आए थे उस समय एक समतामूलक धार्मिक समुदाय को जन्म देने का प्रयास किया था। वो इतना इक्वलिटेरियन सोसाइटी की परिकल्पना की थी। सिख शब्द आया है शिष्य से। शिष्य का मतलब है टू डिसाइपल, फॉलोअर। तो उन्होंने एक ही ओंकार की परिकल्पना की, एक निराकार ईश्वर, एक शेपलेस गॉड की परिकल्पना की। कबीर और नानक के विचारों में आपको काफी समानता देखने को मिलेगी और नानक पर आपको सूफी पंथ का भी प्रभाव दिखेगा, कबीरदास का भी प्रभाव दिखेगा, और इस तरह से आप देखेंगे वहां पर कहीं ना कहीं नाथ पंथ का भी प्रभाव दिखेगा। तो वो अपने आप में एक बड़ा ही समतामूलक पंथ के रूप में डेवलप हुआ। लेकिन मैं आपको जानना चाहता हूं कि जो सिख पंथ है, सिख सेक्ट, उसके दो फीचर्स उसको अलग कर देते हैं। एक फीचर उसको अलग करता है जिसमें आप कहोगे, उसको कहते हैं संगत और पंगत। संगत और पंगत से हमारा आशय ये हुआ कि आप उसको ऐसे मानकर चलिए, एक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, मतलब धार्मिक सभा, जैसे आप संगत लगाया जाता था, शब्द गाए जाते थे, एक सामूहिकता की भावना होती थी, उसको संगत बोलते हैं, हमें रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन। और दूसरा बोलते हैं पंगत, जिसको आप लंगर कहते हो, लंगर छकना। वो सिखिज्म का एक खास फीचर था। तो जानते हैं, ये दो चीजों ने सिखिज्म में एक नई चीज लाई, वह है अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। अ सेंस ऑफ कम्युनिटी मतलब सिखिज्म में आरंभ से ही एक सामुदायिकता की भावना रही, जो दूसरे धार्मिक पंथ में आपको देखने को उतनी मजबूती से नहीं मिलता। लेकिन चलिए, समतामूलक था। अब ये पहला तो सेंस ऑफ कम्युनिटी आई। अब इसका दूसरा स्टेज आता है कन्फ्रंटेशन विथ मुगल्स।
विथ मुगल्स। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही रिप्यूटेड हिस्टोरियन ने एक बात कही। उन्होंने कहा है कि सिख पंथ जिस धार्मिक समानता की बात करता था, उसमें जिस तरह का सामंती समाज, फ्यूडल सोसाइटी मध्यकाल का जो जाति और वर्ग, जो समाज कहीं न कहीं जाति में और स्तरों में बटा हुआ समाज था, उससे कहीं न कहीं सिख पंथ की टकराहट होनी बहुत ही अनिवार्य थी, जो होना ही था। इसलिए कि जो गुरु नानक ने जो धार्मिक पंथ चलाया था, वह गुरु नानक का पंथ इतना समतामूलक था कि उस समय के समाज संभवतः उसको पचा नहीं पाया। और वही समय है जब पहले गुरु नानक हुए, उनके सक्सेसर गुरु अंगद, फिर गुरु अमरदास, गुरु रामदास, और जब पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव हुए, उन्होंने सिखिज्म को कुछ न कुछ औपचारिकता देने की कोशिश की। और वो अमृतसर में मसंद लगाकर जब बैठने लगे, एक प्रकार का आध्यात्मिक कर लगाया और राजकीय ठाठ से रहने लगे थे। तो गुरु अर्जन देव से जहांगीर की टकराहट हुई और एक बिना बेसलेस मुद्दे को लेकर उन्होंने जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को टॉर्चर करके मार डाला। गुरु अर्जन देव ने शहादत ली, पांचवें गुरु। और फिर नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर के साथ भी वही घटना घटित हुई, जबकि उन्होंने एक बहुत ही न्यायपूर्ण मुद्दे पर अपना अपना बयान दिया था। जब कश्मीर का सूबेदार जब कुछ हिंदुओं को जबरन इस्लाम धर्म में धर्मांतरित करा रहा था, तो गुरु तेग बहादुर ने उसका प्रोटेस्ट किया था। परिणाम क्या हुआ? गुरु तेग बहादुर को भी शहादत मिली। आज भी चांदनी चौक के पास जो शीशगंज गुरुद्वारा है, उसका चश्मदीद गवाह है। अब इतनी सारी चीजें हैं, और इसी क्रम में सिख पंथ का मिलिटराइजेशन हो गया। मिलिटराइजेशन हो गया, सामुदायिकता की भावना तो पहले ही थी। यह एक निजी रिलीजियस परसेप्शन नहीं था, जैसा आप कबीर का पंथ देखते हो। नानक के पंथ में जो एक सेंस ऑफ कम्युनिटी थी, वो सेंस ऑफ कम्युनिटी कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट से जुड़ गई और प्रोटेस्ट का भाव पैदा कर दिया मुगलों ने। अब एक तीसरा फैक्टर है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसिमिलेशन ऑफ जाट कम्युनिटी। जाट कम्युनिटी, अब देखो, ये जो बुक है, ये बुक है द सिख माइनॉरिटी एंड द पार्टीशन ऑफ पंजाब। मैंने ढेर सारे बुक्स का मेरा सपोर्ट रहा है मतलब इससे पहले से ही मैं इस बुक को बहुत पहले पढ़ा था। ये चंदा चटर्जी की बुक है। इन्होंने इरफान हबीब को कोट किया है। जो प्रोफेसर इरफान हबीब ने जो रिसर्च किया है, उन्होंने कहा कि जाट कम्युनिटी पहले क्या था कि जिस समय सिखों ने, ये सिख पंथ जिस समय गुरुओं ने चलाया था, उस समय तो सिख पंथ में, जैसे अब गुरु नानक खत्री थे, उनके सक्सेसर गुरु खत्री थे, खत्री जाति से थे। लेकिन जाट जाति जो उस समय कहीं ना कहीं पशु चारक थे, फिर उनका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा हुआ, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, मिल्क कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्शन से, और वो बड़े बड़े एग्रीकल्चरिस्ट के रूप में ढल गए। तो उनका आर्थिक स्थिति जब अच्छी हुई तो उनकी सामाजिक अपेक्षा भी बढ़ी। और कहीं ना कहीं जो तात्कालिक हिंदू समाज था, हालांकि उस समय हिंदुइज्म और सिखिज्म के बीच, हिंदू समाज और सिख पंथ के बीच कोई महत्वपूर्ण विभाजक रेखा खींचना कठिन था। दोनों में बहुत बातों में समानता थी। बावजूद इसके जो हिंदू पंथ है, हिंदू पंथ की तुलना में सिख पंथ में समतामूलक पद्धति ज्यादा थी। क्योंकि जो हिंदू पंथ है, सॉरी हिंदू धर्म है, हिंदू को पंथ कहना सही नहीं है, हिंदू धर्म है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पंथों, वो ऐसा समुद्र है जिसमें बहुत सारी नदियां आकर मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म है, वो हिंदू धर्म में उस समय तक बहुत सारा कर्मकांड आ चुका था, बहुत सारे रिचुअल्स आ चुके थे। सिखिज्म अभी प्योर था और उसमें कोई जाति पाति का भेद नहीं था, कोई हायरार्की नहीं थी। तो जो जाट लोग हैं, उनको इन्होंने हिंदू धर्म उसमें सूट नहीं किया। उत्तर पश्चिम में उनको सिखिज्म, सिख पंथ ही सूट किया, और वही उनको अट्रैक्ट किया, वही आकर्षित किया, और इसलिए उन्होंने सिख पंथ को ग्रहण किया। तो क्या हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में जब जाट आए, तो सिख पंथ में स्वाभाविक रूप से एक जुझारूपन आ गया। और वही जुझारूपन हमें गुरु गोविंद सिंह के समय दिखता है। पहले तो गुरु अर्जन देव ने सिख पंथ का मिलिटराइजेशन किया था, सैनिकीकरण किया था। जब वो 2 तलवार रखने लगे थे, अकाल तख्त का निर्माण किया था, और 2 तलवार रखने लगे थे, पीरी और मीरी, और उसके सहारे उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया था। जब 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को शहादत मिली, तो उनके उत्तराधिकारी और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना बैसाखी के दिन 1699 में कर दी। उसके बाद सिख पंथ ने अपना मिलिटेंट रूप में आया, और वह मिलिटेंसी देने वाले मुगल्स थे, उनकी क्रूअल पॉलिसी।
यहाँ तक बातें हुई। उसके बाद सिख पंथ धीरे धीरे धार्मिक पंथ से राजनीतिक शक्ति की तरफ मुड़ गई। लेकिन माय स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि आप कह सकते हो कि सिख पंथ का धार्मिक से राजनीतिक, फ्रॉम रिलीजियस टू पॉलिटिकल पावर, रिलीजियस टू पॉलिटिकल पावर। देखो, अब गुरु गोविंद सिंह के समय, यानी आप कह सकते हैं गुरु गोविंद सिंह 1708 तक रहे थे, 1708 तक। उसके बाद तो कोई गुरु नहीं रहे, बंदा बहादुर आए और सिख पंथ ने बहुत सारी प्रयास किए। वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन सिख पंथ को अपने मुहिम में सफलता नहीं मिली। तो अंत में फिर इसके आगे जब उसे सफलता नहीं मिली तो वो बहुत समय तक डिस्पर्स रहा सिख पावर। लेकिन अंत में रणजीत सिंह का जो 20 वर्षों का शासन है, दैट वाज द गोल्डन एज इन द हिस्ट्री ऑफ सिख, क्योंकि रणजीत सिंह ने एक पावरफुल स्टेट बनाया। तो अब सिख को, जो पहले वो राजनीतिक शक्ति के रूप में ढलना चाहते थे, उन्हें अगर यह सफलता मिली तो राजा रणजीत सिंह के समय मिली, और रणजीत सिंह ने सिख पंथ को एक पॉलिटिकल पावर के रूप में ट्रांसफॉर्म करके सिख राज्य की स्थापना की। लेकिन तब तक भारत में ब्रिटिश शक्ति आ चुकी थी। अब ब्रिटिश शक्ति के आगमन के बाद भारत के में किसी भी पावरफुल स्टेट को सरवाइव करना मुश्किल था। हालांकि रणजीत सिंह के पास एशिया की दूसरी बड़ी सेना थी ब्रिटिश के बाद, लेकिन रणजीत सिंह कभी ब्रिटिश के साथ टकराए नहीं, और ब्रिटिश भी रणजीत सिंह के शासनकाल तक पंजाब पर हाथ नहीं डाला। लेकिन जिस समय रणजीत सिंह का डेथ हुआ, उसी समय पंजाब पर ब्रिटिश ने अपना हाथ डाल दिया। और अंत में आप देखते हो कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ जो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था, और फिर द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ जो लॉर्ड डलहौजी के समय, और फिर 1849 में ब्रिटिश ने पंजाब का विलय कर लिया। अब देखिए, कहीं ना कहीं सिख में एक मिलिटेंसी तो आ ही चुकी थी, आक्रामकता तो आ ही चुकी थी, और उसको भड़काने में मुगलों का हाथ था। तो सिखों ने तो पहले ही हथियार बंद हो चुके थे, वो हमेशा सैनिक सेवा उनके मन को भाती थी। और जब पंजाब का विलय हो गया तो फॉर टाइम बीइंग वो तो बिल्कुल ही डायरेक्शनलेस हो गए, दिशाहीन हो गए। अभी ब्रिटिश के दिमाग में खुरापात आई कि चलो एक काम करते हैं, हम सिखों को आर्मी के रूप में ढालते हैं। और जब उन्होंने सिखों को सेना में लेना शुरू किया, सबसे पहला ये आइडिया दिया हेनरी लॉरेंस ने। लेकिन हेनरी लॉरेंस का जो छोटा भाई जॉन लॉरेंस था, उसको डर था कि पता नहीं सिख ब्रिटिश के प्रति लॉयल रहे या नहीं। अब हम आ जाते हैं ब्रिटिश फेज में। ब्रिटिश फेज, ब्रिटिश फेज में क्या प्रोग्रेस हुआ है सिखिज्म का, वो हम बताने की कोशिश करेंगे। दोनों चीज हो रही है, एक तरफ सिखिज्म एक का उसका एक दूसरी दिशा में प्रोग्रेस हो रहा है, और उसका नेचर और कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है। क्योंकि जब अब हेनरी लॉरेंस के छोटे भाई जॉन लॉरेंस को लगा कहीं पता नहीं ये सिख लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे ब्रिटिश के प्रति या नहीं, तो पहले उसके मन में कहीं ना कहीं आशंका और भय था। उसने क्या किया कि जब सिख रेजिमेंट का गठन करता तो मुस्लिम और हिंदुओं को मिलाकर करता, उनका सेपरेट रेजिमेंट नहीं बनाता। तभी ब्रिटिश एक मुश्किल में पड़ गए। 1857 का रिवोल्ट हो गया, और उस रिवोल्ट में बंगाल सेना की 1,20,000 सेना ब्रिटिश के विरुद्ध बंदूक तान कर खड़ी हो गई। अब ब्रिटिश को यह चाहिए था कि ब्रिटिश को कोई मदद के लिए कोई ऐसी सेना चाहिए थी जो हिंदू ना हो और जो मुसलमान भी ना हो, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों उसमें शामिल थे। तो ब्रिटिश के दिमाग में एक दूसरे तरह की प्लानिंग आई। उसने सिखों को कहीं ना कहीं मार्शल रेस, एक लड़ाकू जाति घोषित करने की कोशिश की, और इसी क्रम में उसने सिख और गोरखा रेजिमेंट, गोरखा जो नेपाली थे, उन दोनों के सहारे उसने 1857 के महाविद्रोह को दबाने का प्रयत्न किया। अब उसी में एक ब्रिटिश अधिकारी है, उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम है मैक आर्थर मैकक्लिफ उसका नाम है, उस ब्रिटिश अधिकारी का। उसके दिमाग में अचानक से आइडिया आई कि सिखों को भड़काने का सबसे बेहतर उपाय हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो उस समय जो 1857 का महाविद्रोह हुआ था, उसका न्यूक्लियस रीजन दिल्ली बन गया था। और चूंकि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर दिया गया था, तो हिंदुस्तान की जनता की नज़र में एक बार मुगल शक्ति की पुनर्स्थापना की बात चल रही थी।
तो ब्रिटिश को मौका मिल गया। मैक्लिफ ने तुरंत सिख सेना को एड्रेस करते हुए कहा कि मेरे सिख भाइयों, अब समय आ गया है कि आप गुरु तेग बहादुर का प्रतिशोध दिल्ली के लाल किले से ले सको। और उसने घोषणा की, जो कि ये बुक में आपको चंदा चटर्जी ने उसके कोटेशन के साथ दिया है, कि भाई उसने घोषित की कि देखिए, जब गुरु तेग बहादुर को शहादत मिली थी तो गुरु तेग बहादुर ने उसी समय औरंगजेब को चेतावनी दी थी कि एक दिन आएंगे हमारे बच्चे बदला लेंगे और तुम्हारे लाल किला को ध्वस्त कर देंगे। आज वो समय आ गया है। बस उधर से जो सिख सेना है उसने इसको सर्वाइवल, जीवन मृत्यु का प्रश्न बना लिया और बंगाल सेना को कुचलने में आज भी हम देखते हैं, यहाँ पर दिल्ली में जो उसके चप्पा चप्पा उसके चश्मदीद गवाह है कि बंगाल सेना का क्या हुआ। सामने बगल में ही रिज है, वहाँ पर फाइट हुआ था, बंगाल सैनिक किस प्रकार से छिपे हुए थे, खूनी झील, बहुत सारी कहानियां हैं उससे जुड़ी हुई। एनीवे, लाल किला पर सिख सेना की मदद से जनरल ह्यूरोज ने फतह कर लिया। सॉरी, नॉट जनरल ह्यूरोज, जनरल हडसन ने फतह कर लिया। तो इस प्रकार से दिल्ली के लाल किला पर, तो वहां पर अब ब्रिटिश के दिमाग में पूरी योजना आ गई कि चलिए हम सिखों को अब अपना प्लॉय बनाते हैं, उसी को अपना बेस बनाते हैं, पिलर बनाते हैं, और फिर हिंदुस्तान में हम सिखों को सिख शक्ति का कहीं ना कहीं उपयोग करेंगे। अब देखिए, यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब ब्रिटिश ने एक सेपरेट सिख रेजिमेंट को ढाला और सिखों को अपने ढंग से संगठित करने का प्रयास किया सेना में, आर्मी में। अब देखिए, सिखों में भी दो चीज है। जब गुरु नानक ने धार्मिक पंथ चलाया था तब तो यह समतामूलक पंथ था, लेकिन अब यह पंथ बन चुका था विषमतामूलक से हमारा आशय यह है कि एक तरफ जब गुरु गोविंद सिंह ने पंच ककार को, खालसा की स्थापना कर दी, और आपने पंच ककार के बारे में सुना होगा, जब उसे लागू कर दिया उसके बाद सिख पंथ विशेष हो गया, क्योंकि अब आपको केस रखना है और आपको कुछ औपचारिकताएं पालन करनी है। उन्होंने पाहुल नामक त्यौहार भी चलाया। तो बहुत सारे ऐसे भी सिख पंथ थे जो केस वाले उस फॉर्मेलिटी को नहीं ले सके। सिख उसमें दो तरीके से बट गए, दो या आप 3-4 तरीके कह लें। तो एक तो हुआ जिसको कहते थे सहजधारी सिख जो थे वो केस नहीं रखते थे, और दूसरे हो गए वो दूसरे प्रकार के जो सिख हैं, उस दूसरे प्रकार के सिख को कहा गया केसधारी सिख। तो हियर आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ केसधारी सिख, क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिसी रही कि केसधारी सिख को हम अलग पहचान देते हैं। यहाँ ब्रिटिश का एक गेम प्लान था। ब्रिटिश को लग रहा था सहजधारी सिख कभी भी हिंदू धर्म में मिल जाएगा, जैसे बुद्धिज्म कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में समाहित हो गया, तो उनको मतलब बुद्धिज्म अपना अस्तित्व बाद में फिर अलग किया, लेकिन बीच के समय में एक ऐसा आ गई थी अवस्था कि बुद्धिज्म और हिंदुइज्म के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया था। तो ब्रिटिश को लग रहा था कि अगर सहजधारी सिख अगर रहे, अगर अगर औपचारिकताएं, धार्मिक औपचारिकताएं नहीं रही, और तो हिंदू धर्म के सिख पंथ करीब आ जाएगा, तो अब हिंदू और सिखों के बीच विषमता का बीज नहीं बो पाएंगे। तो ब्रिटिश के दिमाग में कहीं ना कहीं यही योजना चल रही थी। इसलिए ब्रिटिश ने जानबूझकर सेना में केसधारी सिखों को प्राथमिकता दी और सहजधारी सिखों को नेग्लेक्ट किया। यानी ब्रिटिश ने यह बताने का प्रयास किया कि वास्तविक सिख केसधारी सिख हैं, सहजधारी सिख नहीं। Dear my students, in this way the things were going on. अब चीजें आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार से ब्रिटिश ने अपने सेना को कंसोलिडेट किया, और एक समय ऐसा आया कि 1911 में जो इंडिया की ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश इंडियन सेना का में 20% सिख थी, जबकि पंजाब में, उस समय के पंजाब में अगर आप देखेंगे तो जो पॉपुलेशन था पंजाब का, उस पंजाब के पॉपुलेशन के अनुसार लगभग 43 पॉइंट कुछ परसेंट हिंदू थे, और 47 पॉइंट कुछ परसेंट मुसलमान थे, और 8 पॉइंट कुछ परसेंट सिख थे। यही वहां का पॉपुलेशन कंपोजिशन था। 8 पॉइंट कुछ परसेंट सिख हैं पंजाब में उस समय थे, और भारत को टोटल अगर इंडिया की जनसंख्या कहोगे तो 2% थे, लेकिन 20% आर्मी में उनको रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश ने दिया। दैट इज क्योंकि उनको मार्शल रेस थे। इस प्रकार से बातें आगे बढ़ी। अब वहां पर पंजाब में लेकिन एक समस्या आई। एक तरफ ब्रिटिश उन्हें सेना में ले रहे थे, संरक्षण भी दे रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश ने यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज छोड़ रखी थी। हाँ, एक और भी पहलू है, इसको ध्यान करिए। ब्रिटिश की पूरी कोशिश थी कि हम सिखों को कहीं ना कहीं हिंदुओं से और मुसलमानों दोनों से अलग करके रखें, और हम सिख शक्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए करें। तो
उन्होंने उसको उसमें अलगाव लाने के लिए एक तो केसधारी सिखों को सेना में रखा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, और एक ब्रिटिश ने और भी, ब्रिटिश के पास एक और भी हथियार था भारत में फूट डालने में। वो हथियार था जनगणना, सेंसस। यू माइट हैव हर्ड अबाउट। उसमें क्या था कि समय समय पर ब्रिटिश सेंसस लाते थे, और उसमें वह सेंसस की विशेषता थी, उसमें जाति और संप्रदाय के आधार पर उस सेंसस को उन्होंने लागू किया हुआ था। तो अब यही आप समझ लें कि 1868 में पहली बार ब्रिटिश ने पंजाब में जो सेंसस किया, जो जनगणना की, उसमें सिखों की एक सेपरेट आइडेंटिटी दी, हिंदुओं से अलग, जानबूझकर, ताकि भविष्य में हिंदू और सिख एक न हो सके। और चलिए मैं आगे और भी बताता हूं, उनका और भी गेम प्लान था। जैसे विधानमंडल में सिखों को आरक्षण भी दिया। क्यों? वो भी केसधारी सिखों को, कि उनकी एक सेपरेट आइडेंटिटी बने रही और भविष्य में हिंदू और सिख एक ना हो सके। तो ब्रिटिश का जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, वो इंडिपेंडेंस से पहले ही चलना शुरू हो गया। चलिए बातें आगे बढ़ती रही। अब इसी क्रम में मैं आपको बता रहा था कि लेकिन एक प्रॉब्लम था कि ब्रिटिश ने वहाँ बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरी छोड़ रखे थे, जो ईसाई मिशनरियाँ थी, जो लोगों को ईसाई धर्म में धर्मांतरित कर रही थी। उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई पंजाब में। इन द मीन टाइम आपने सुना कि 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, यानी 1875 में ही दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर दी। और आर्य समाज कहीं ना कहीं क्रिश्चियन मिशनरीज या कहीं ना कहीं वो हिंदू पहचान पर विशेष बल दे रहा था। इसी क्रम में आर्य समाज यहाँ से पहुंच गया। पंजाब उसका एक न्यूक्लियस रीजन था। आर्य समाज पंजाब में एक्टिव हो गया, और सिखों ने भी शुरू में आर्य समाज से अपने आप को जोड़ा, क्योंकि इसलिए कि ईसाई मिशनरियों को काउंटर करने के लिए उनको एक मिलिटेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए थे, जो कम से कम सिखों को काउंटर कर सकते। और आर्य समाज ने जो कि शुद्धि आंदोलन चलाया था, कि जो ईसाई धर्म में धर्मांतरित हो गए, उनको दोबारा हिंदू धर्म में उनको फिर धर्मांतरित किया जाए। और उस समय सिख और हिंदू आइडेंटिटी बहुत अलग अलग नहीं थी, तो आर्य समाज से सिखों को भी फायदा था। ये चलता रहा। उस समय के बाद सिखों को ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं, हमें कहीं ना कहीं आर्य समाज हिंदू आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है, और सिखों का एक सेपरेट आइडेंटिटी है जो नहीं विलीन होना चाहिए हिंदुओं के साथ। तो सिखों ने पहली बार, तुम देखोगे 1873 में, 1873 में उन्होंने सिख सभा की स्थापना की। ये सिख सभा का तो एक काम था सिखों के बीच शिक्षा को फैलाना, एजुकेशन को फैलाना। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ सिख सभा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो सिखों की सेपरेट आइडेंटिटी को भी बनाए रखने पर बल दे रहा था। इस तरह से आप देखते हैं कि सिख पंथ ने अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए। अब देखिए, उन जो सिखों की जो मुख्य चिंता थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनकी जो मुख्य चिंता थी, वो चिंता क्या थी। इनकी चिंता ये थी कि बेसिकली जो ये पंजाब का एरिया है, जब आप मानेंगे कि तीनों का तीनों एरिया मिला हुआ है, उस समय इनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन इनका प्रयास यह था कि हमारी भली संख्यात्मक क्षमता कम हो, परंतु पंजाब में हमारा वर्चस्व बना रहे कोई ना कोई रूप में। क्योंकि अब प्रॉब्लम इसमें यह होता कि लगभग 47-48% संख्या मुसलमानों की थी, और 43-44% संख्या हिंदुओं की थी, और सिख अपने को हिंदू से अलग आइडेंटिटी मान रहे थे, तो उनकी संख्या लगभग 8 से 9% थी। तो वो अपनी कैसे बढ़त बनाए रखे, उनके लिए बड़ी समस्या थी। इसी क्रम में देखिए, सबसे पहले कांग्रेस से उनको कष्ट क्या हुआ। तो कांग्रेस में आपने 1916 में एक लखनऊ पैक्ट के बारे में सुना होगा। लखनऊ पैक्ट का आपने नाम सुना होगा, ये तो बहुत फेमस है, और आप लोग ब्रिलियंट लोग हो, जरूर जानते होंगे। लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और कांग्रेस की ज्वाइंट बैठक हुई थी। और एक बात आप लोगों को भी पता है कि पहली बार 1909 के अधिनियम में ब्रिटिश ने मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, पृथक निर्वाचन दिया था। तो चूंकि अब मुसलमानों को पहले से पृथक निर्वाचन मिला हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने अब तक मान्यता नहीं दी थी। लखनऊ पैक्ट में ही मुस्लिम लीग के समर्थन पाने के लिए कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को मान्यता दी थी, सेपरेट इलेक्टोरेट को। दूसरी बात है कि चूंकि सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत जो मुस्लिम लीग को सीटें दी गई थी, वो सीटें उसकी एक्चुअल जनसंख्या से ज़्यादा दी जाती थी। बाकी जहाँ पर वो माइनॉरिटी में थे, जहाँ अल्पसंख्यक थे, लेकिन पंजाब में तो बहुसंख्यक थे, वहाँ तो उनका माइनॉरिटी स्टेटस नहीं था, तो वहाँ तो उनको ज़्यादा सीटें नहीं मिलती। लेकिन कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, जिसके लिए आलोचना भी होती है कांग्रेस के, हालांकि उसमें गांधी नहीं आए थे। गांधी तो थे भारत में, लेकिन गांधी लखनऊ पैक्ट में एक्टिव नहीं थे। उसमें तिलक, मोतीलाल नेहरू आदि नेता थे, उधर से मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो अंत में यह तय हुआ कि 50%
वेटेज पंजाब में 50% वेटेज ये मुस्लिम लीग को मिलेगा। अब जब 50% वेटेज मुस्लिम लीग को देने की बात थी, तब तो अब बहुत धक्का लगा सिखों को। उनको लगा कि भाई ये तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने आपस में पंजाब को वेटेज में डिवाइड कर लिया, इसमें हमें तो पूछा तक नहीं गया। उनमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई। उन्होंने फिर ब्रिटिश का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। और आपको पता है कि 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल आया, तो जो जिसको तुम कहते हो 1919 का काउंसिल बिल, उसमें उन्होंने 1917 में ही जो मॉन्टेग्यू था, जो भारत सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उनके सामने सिखों ने मांग उठाई कि आप ऐसा करिए, आप हमें एक सेपरेट स्टेटस दीजिए, आवश्यक है। और ये तभी होगा कि आप हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिएगा, पृथक निर्वाचन दीजिएगा, जैसा कि आपने मुसलमानों को दे रखा है, और हमें कहीं ना कहीं आप रिजर्वेशन दीजिए पंजाब में, नहीं तो हमारी संख्या इतनी कम है जो हम सबज्यूम हो जाएंगे हिंदुओं और मुसलमानों के द्वारा। तो ब्रिटिश तो वैसे भी उस समय तक सिख को पैट्रोनाइज कर ही रहे थे। हालांकि बीच में थोड़ा सा ब्रिटिश को कष्ट भी हुआ था। कष्ट होने की वजह यह थी कि गदर मूवमेंट हो गया था, और गदर मूवमेंट में बहुत सारा पंजाब बहुत एक्टिव रहा था। और गदर आंदोलन ब्रिटिश के विरुद्ध था, और उसकी शाखा भारत से लेकर विदेश तक फैली हुई थी। क्योंकि आप जानते हो कि सिखों का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा, डायस्पोरा मतलब उनके जो विदेशी तत्व थे वो कहीं ना कहीं भारत से बाहर रहते थे। आज भी है 4 से 5 मिलियन लोग। अगर टोटल हम 26 मिलियन को काउंट करें, 18 मिलियन पंजाब में है, तो 4 से 5 मिलियन भारत के बाकी क्षेत्रों में है एज ए बिजनेसमैन, और 4 से 5 मिलियन कहीं ना कहीं वो विदेशों में, अलग अलग कंट्रीज में। उसी में वेस्टर्न कंट्रीज में सिखों का एक अच्छी खासी संख्या थी। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से जो सिख डायस्पोरा थे, उस सिख डायस्पोरा ने उनको इस गदर मूवमेंट को पैट्रोनाइज किया था, गदर मूवमेंट को संगठित किया था। सैन फ्रांसिस्को में संगठित हुआ था अमेरिका के, और बाकी क्षेत्रों में फैला था। पंजाब भी एक्टिव हुआ था। तो ब्रिटिश को थोड़ा सा धक्का लगा था, लेकिन चलो ब्रिटिश ने उसको मान लिया फिर भी, और आर्मी में उनका रिप्रेजेंटेशन था ही। तो इंडियन काउंसिल बिल में ब्रिटिश ने उनको पहली बार पृथक निर्वाचन दिया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, और आरक्षित सीटें की 15% सीटें उनको आरक्षित दी गई कि 15% सीटें पंजाब में आपको आरक्षित रहेगी। संख्या तो उनके 8 से 9% थे, आपको पता है। 15% सीटें मिल गई, सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, तो यानी पूरी गारंटी है कि अब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। कैंडिडेट भी मतलब उनका कहने का है जो सिख ही वोटर्स होंगे इसमें अलग, और सिख ही इसके कैंडिडेट्स होंगे। तो और उसके बाद ब्रिटिश ने एक और भी काम किया। 15% तो इलेक्शन के माध्यम से दे दिया, और 4% नॉमिनेशन के माध्यम से, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को अधिकार था कि अलग अलग असेंबली में कुछ सीटों को नॉमिनेट, कुछ कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कर सके। तो नॉमिनेशन के माध्यम से उसने 4% दे दिया, तो टोटल उनको मिल गया 19% का रिप्रेजेंटेशन। इस प्रकार से आप देखते हो कि 19% का रिप्रेजेंटेशन उनको मिल गया। अब देखिए आगे क्या हुआ, कि आगे फिर उनको कष्ट पर कष्ट मिलता गया, और कष्ट मिलने की वजह भी मैं बताता हूं। अगला कष्ट उनका क्या है, जो सिख हैं, कि जब 1920 में असहयोग आंदोलन चला, उस समय गांधी जी, उसी समय पंजाब में एक अकाली मूवमेंट भी चला था। गांधी जी ने वहां भी एक तरह से अकाली मूवमेंट को समर्थन दिया था। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसमें भी सिख उसमें भागीदार हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उनको बहुत केयर नहीं लिया, और 5 मार्च 1931 को जो गांधी जी ने इरविन के साथ पैक्ट कर लिया, तो सिखों को कहीं ना कहीं कष्ट लगा कि हमें छोड़ दिया गया। और एक बात और भी हुई कि 1919 में जब पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित किया, तो सिख कहीं ना कहीं इससे खुश नहीं हुए। सिखों ने सोचा कि भाई मेरे भविष्य का तो निपटारा इन्होंने किया नहीं, और सीधा उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की बात करनी शुरू कर दी। तो वहां पर भी सिख उससे संतुष्ट नहीं हुए। अब गांधी जी जब कहीं ना कहीं गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 1931 में जा रहे थे, और गोलमेज सम्मेलन आपको पता होना चाहिए, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए हुआ था। और साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में, और जब वो आ रहा था तो उसको काले झंडे से पूरे देश में स्वागत हुआ था। 2-4 पार्टियां थी केवल जो उसको सपोर्ट किया था, उसमें कहीं ना कहीं उनको अखिल भारतीय सिख लीग ने भी समर्थन किया था। और सिखों ने उसी समय साइमन कमीशन के सामने मांग रखी, आप पंजाब में 30% वेटेज हमें दीजिए,
30% हिंदुओं को दीजिए और 40% मुसलमानों को दीजिए, 40-30-30 100% होना चाहिए। अब यहीं से देखो कहीं ना कहीं एक अलगाव जैसी चीज, अलगाव का मतलब ये नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये अलगाव इसको हम नहीं कहेंगे, कहीं ना कहीं पावर मॉन्गरिंग सेंस यहां से डेवलप होना शुरू हुआ। मतलब कि हम अपना डेमोग्राफिक लिमिटेशंस को दबाकर अपने प्रभाव और प्रतिभा और ब्रिटिश के समर्थन के आधार पर हम ज्यादा सीट ले लें। आप पीछे अगर जाएंगे तो यहीं से सर सैयद अहमद खान के मन में खुरापात आई थी। सर सैयद अहमद खान भी यही समझ रहे थे कि हम माइनॉरिटी तो हैं, लेकिन हमें हिंदुओं से एक नीची स्थिति हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से कहीं ना कहीं कुछ सिख नेताओं में भी ये बात आने लगी कि भाई हम ठीक है, हमारी संख्या पंजाब में कम है, लेकिन पंजाब में हमारा एक खास वेटेज होना चाहिए। इसका ब्रिटिश ने भरपूर लाभ उठाया, क्योंकि ब्रिटिश को उनको आर्मी के रूप में इस्तेमाल करना था, वो भड़काते थे सिख को समय समय पर। खैर एनीवे बात हुई। लेकिन अब क्या हुआ कि 1937 के बाद ब्रिटिश को भारत से बाहर जाना, मतलब मुस्लिम लीग की जो सांप्रदायिक नीति है वो तेज हो गई। और जैसे जैसे मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीति तेज हुई तो सिख और भी भयभीत होते गए, क्योंकि विभाजन की बात चलने लगी। अब सबसे आपको पता होना चाहिए कि 23 मार्च 23 मार्च 1940 को जब पाकिस्तान, जब पृथक प्रांत का, उसमें पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, जब जिन्ना ने पृथक प्रांत का प्रस्ताव लाया लाहौर में, जिसको लाहौर प्रस्ताव कहते हैं, तो सबसे ज्यादा घबराए सिख, क्योंकि सिखों को लगा कि भाई ये विभाजन की बात कर रहा है, मुस्लिम बहुल प्रांत की बात कर रहा है कि मुस्लिम बहुल प्रांत मिलकर एक पृथक प्रांत बनेगा और उसमें उनके स्कीम में पूरा का पूरा पंजाब है, तो हम कहां जाएंगे। तो सिखों ने बदले में, पहली बार तुम देखोगे कि मई 1940 में सिखों का एक नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर वीएस भट्टी। तो डॉक्टर वीएस भट्टी ने पहली बार खालिस्तान का प्रस्ताव रखा कि अगर विभाजन होगा तो हमें एक पृथक खालिस्तान मिलना चाहिए। और मास्टर तारा सिंह ने जब पाकिस्तान जब प्रस्ताव लाया था, तो मास्टर तारा सिंह ने उसी समय मतलब घोषणा की कि पाकिस्तान हमारे रक्त पर बनेगा, हम पाकिस्तान को नहीं बनने देंगे, पृथक प्रांत को हम विभाजन नहीं होने देंगे। यही स्थिति आई। लेकिन चलिए 1940 उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिख सेना ने ब्रिटिश को काफ़ी साथ दिया, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश को भारत से बाहर जाना था। तो ब्रिटिश से बाहर, भारत से बाहर जाना था ब्रिटिश को, तो उनकी नीयत बदल गई, क्योंकि अब उनको सिख सैनिकों की जरूरत नहीं रह गई और वो जाने के लिए बेताब थे। तो उनके सामने दो ही क्लाइंट थे, हिंदू और मुसलमान। अब सिखों को लग रहा था कि भाई ये तो हमें छोड़ दिया गया। ब्रिटिश की तरफ देख रहे थे, ब्रिटिश ने उनका केयर नहीं लिया। कांग्रेस की तरफ देख रहे थे, सिखों की एक ही मांग थी कि भाई आप लोग जो विभाजन की बात कर रहे हो, तो हमारे पंजाब का क्या होगा और हमारे गुरुद्वाराओं का क्या होगा। हमारे गुरुओं का जैसे तलवंडी था, वो तथाकथित पाकिस्तान में पड़ रहा था, और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे गुरुद्वारा थे जो पाकिस्तान में पड़ रहे थे। तो अब इनका ये कहना था कि भाई आप क्या ऐसा आप लोग सिस्टम बना रहे हो जिससे हमारा गुरुद्वारा और हमारी जो सिख आइडेंटिटी है वो बनी रहे। तो ब्रिटिश ने तो साफ पल्लू झाड़ लिया, क्योंकि उनका मतलब निकल चुका था इनसे, वो जाने के लिए बेताब थे। और अंत में माउंटबेटन प्लान आया, उसमें आप जानते हो पंजाब को जो बांटा गया, तो पंजाब का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिला और छोटा हिस्सा भारत को मिला। बहुत सारे इनके गुरुद्वारा पंजाब में पड़े। दूसरी बात है कि ब्रिटिश एक चीज गलत करते गए, उन्होंने सिखों को जैसे आर्मी में 20% का रिप्रेजेंटेशन दिया, तो 20% सेना में दिया। उसी प्रकार से आप देखोगे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में भी उनके अच्छे खासे रिप्रेजेंटेशन थे। और सबसे बढ़कर जो विधान मंडल में, हालांकि उन्होंने 30% वेटेज की मांग की, वो गोलमेज सम्मेलन में वो स्वीकृत नहीं हुआ, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में स्वीकृत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी रिप्रेजेंटेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट और उनकी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने के कारण कहीं ना कहीं जो पंजाब में जो सिख थे उनको अपने इस प्रजातांत्रिक माहौल में रहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब तक वो केक का बड़ा हिस्सा लेने के आदी थे। अब जब डेमोक्रेसी आई, वन मैन वन वोट और डेमोग्राफी के आधार पर डिसीजन होगा, तो ये पचाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। और इस तरह की सोच पैदा करने में ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ था। देखो, लेगेसी ऑफ जो कॉलोनियलिज्म है माय स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे क्षेत्रों में। सबसे बड़ी बात है कि आज भारत का एक एक अंग कराह रहा है, और उस कराह के दर्द को अगर समझने की कोशिश करोगे तो उसके पीछे ब्रिटिश की नीति आपको नहीं।
अब क्या हुआ, खैर चलिए स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता के बाद मास्टर तारा सिंह एक्टिव रहे, अकाली दल जैसी पार्टी सक्रिय हुई और एसजीपीसी जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन था जो सिख गुरुद्वारा का प्रबंधन कर रहा था। अकाली दल और एसजीपीसी यानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आपने नाम सुना होगा। तो ये दोनों एक्टिव थे और दोनों के नेता थे मास्टर तारा सिंह, और मास्टर तारा सिंह सिखों के लीडिंग थे। अब स्वतंत्रता के बाद अब एक समस्या सिखिज्म में, जैसे देखो अब बात आती है धर्मनिरपेक्षता की। हम लोगों ने एक संविधान अपनाया, उस संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की, सेकुलरिज्म की। रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग रहेगा, लेकिन देखिए जैसे सिखिज्म की विशेषता यह रही कि सिख पंथ में धर्म पहले था और राज्य बाद में था। राज्य आया था धर्म को संगठित करने। तो सिख पंथ के अंदर कभी भी, मैंने सिख समुदाय के अंतर्गत राज्य और धर्म, राजनीति और धर्म के बीच कभी विभाजन नहीं हो पाया। अब दो चीजें इसमें, राजनीति और धर्म के बीच विभाजन नहीं। और जिस तरह से हिंदू युवा, जैसे हिंदू बच्चा पैदा होता है तो रामायण और महाभारत की कथा सुनकर पैदा होता है। तो जो एक सिख बच्चा है वो जब पलता है तो बचपन में वो कहानी सुनता है सिख गुरुओं की शहादत की, और वो शहादत जो मुगलों ने दी और सिखों ने सफर किया। सिखों ने 3 बार सफर किया। मुगलों के समय उनको दर्द मिला, फिर जब स्वतंत्रता के बाद विभाजन आया तो विभाजन में एक बहुत बड़ी सी, पंजाब में आप तो जानते हो जो मतलब ब्लड बाथ हुआ, सबसे बड़ी बात है दंगे हुए। उस दंगे में पूरे के पूरे जो सिख कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इन सब बातों से उन्होंने बहुत दर्द झेला हुआ था, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने उनको जो एक 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 सेपरेटिज्म का जो एहसास कराया था। सेपरेटिज्म का मतलब है ऑटोनॉमी का, कि भाई आपको आपका वेटेज, आपके महत्व के अनुसार आपको जनसंख्या से अधिक वेटेज मिलना चाहिए। वह ख्वाहिश उनके मन में पनप रही थी कि हमारी जनसंख्या को छोड़िए और हमारे महत्व के आधार पर हमें वेटेज मिलना चाहिए। तो खैर एनीवे, अब स्वतंत्रता के बाद जो अहम मांग उठी, 2-3 मांगे उठी। एक मांग ये उठ रही थी, उनको लग रहा था कि उनके साथ पानी के बंटवारे में, जल के बंटवारे में नाइंसाफी है, क्योंकि जो सतलज ब्यास जो रिवर थे, तो मतलब रावी, सतलज और ब्यास, इन रिवर्स के जल का बंटवारा पंजाब को भी मिलता, वहां से राजस्थान को भी मिलता, हरियाणा को भी मिलता। हरियाणा हालांकि उसमें अलग नहीं था, हरियाणा तो बाद में अलग हुआ है 1966 में, लेकिन मतलब पंजाब के बाहर भी वो जल जाता। उनको लगता था कि वे पंजाब के साथ प्रॉपर इंसाफ नहीं हो रहा, क्योंकि उसको अपेक्षित मात्रा में जल नहीं मिला। दूसरा, उनको एक कष्ट यह था कि पंजाब को एक अलग सूबा तो होना चाहिए, राज्य तो होना चाहिए। और आप तो जानते ही होंगे कि जब भाषाई आधार पर जब प्रांतों का गठन हो रहा था लिंग्विस्टिक बेसिस पर, तो उस प्रांतों के गठन पर कई तरह के विचार आ रहे थे, और अलग अलग भाई किस तरह का प्रांत बने, भाषाई आधार पर बने या ना बने। काफी जद्दोजहद के बाद सरकार ने तय किया कि हम भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करेंगे। और फिर 1953 में एक राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन का भी गठन हुआ, जिसमें बलवंतराव मेहता और उनके और एसोसिएट्स के साथ मिलाकर। और फिर उसके रिकमेंडेशन पर सबसे पहले 1956 में 14 प्रांत और 6 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज बने थे। तो जब ये बना उस समय खैर बॉम्बे और गुजरात को भी अलग नहीं किया जा सका, और पंजाब ने लगातार मांग उठाई कि आप हमें एक खास आइडेंटिटी के आधार पर अलग बनाइए। एक उनकी मांग थी कि पंजाबी भाषा को कंपलसरी कीजिए, लेकिन उस समय का जो ज्वाइंट पंजाब था यानी यूनाइटेड पंजाब, उसमें एक बड़ी संख्या हिंदी भाषी की थी। तो पंजाबी भाषा को कंपलसरी करने पर हिंदी भाषी को दिक्कत थी। अब वो कह रहे थे, सिख लोगों के जो मास्टर तारा सिंह ने मांग उठाई कि पंजाब सूबा को अलग करिए और उसमें ताकि सिखों के साथ जस्टिस हो, न्याय हो। वो अब सवाल है कि वही नेहरू की सरकार जिन्होंने बाकी जगहों पर भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया था, तो वो पंजाब को अलग गठित करने में आनाकानी क्यों कर रहे थे। तो बिपिन चंद्रा लिखते हैं, जो उनका इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है, ये बुक आप लोगों ने देखा होगा, आई हैव जस्ट ब्रॉट द बुक। उन्होंने लिखा है कि कहीं ना कहीं उनको नेहरू जी को मांग में कहीं ना कहीं एक कॉम्युनल आइडेंटिटी दिख रही थी। उनको ऐसा दिख रहा था कि भाई, क्योंकि आपको सिखिज्म की एक विशेषता है कि धर्म और राज्य के बीच एक प्रकार की एकता थी। रणजीत सिंह की सरकार भी
सरकारी खालसा के नाम पर चलता था, और वो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी की बात कर रहे थे तो सरकार कंफ्यूज कर रही थी। दे आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, कि हमारे एक रिलीजियस आइडेंटिटी के आधार पर हमें एक अलग सिख राज्य मिलना चाहिए। तो ये बात टलती रही और मांग नहीं मानी गई। वहाँ पर इस बात से आक्रोश बढ़ता रहा। अंत में इंदिरा गांधी की सरकार आई और मास्टर तारा सिंह का थोड़ा सा आक्रामक रूप रहा, लेकिन तब मास्टर तारा सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में आ गए संत फतेह सिंह, और संत फतेह सिंह ने यही मांग भाषाई आधार पर रखी कि पंजाबी भाषा है और पंजाबी भाषा को कंसोलिडेट करने के लिए यह चाहिए। तो संत फतेह सिंह की बात मान ली गई और फिर 1966 में पंजाब सूबा अलग हो गया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देखिए ये बात, ये 2 वॉल्यूम है, मैं आपको दिखाता हूं कि बेसिकली ये मैंने खुशवंत सिंह का दोनों वॉल्यूम जो सिखिज्म पर है, इनके इतिहास है, इनसे हमने बहुत कुछ लिया है। और खुशवंत सिंह का एक मैंने ये विशेषता देखी कि खुशवंत सिंह ने बहुत हद तक न्यूट्रल लिखने का प्रयास किया है इसमें। मतलब वो बेसिकली, आई वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज राइटिंग, ही ट्राई टू बी न्यूट्रल एज मच एज पॉसिबल। तो जब हम लिख रहे होते हैं तो कई बार हमारे बोन में हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी खड़ी होती है जो हमें वह बात लिखवा देती है, बुलवा देती है, जो एक स्पेसिफिक कास्ट एंड कम्युनिटी का व्यू होता है। लेकिन खुशवंत सिंह ने बहुत हद तक इसमें न्यूट्रलिटी निभाई हुई। तो खुशवंत सिंह ने बड़ा अच्छा चैप्टर दिया है, क्योंकि अब तो अब आ गई बात ग्रीन रेवोल्यूशन की, हरित क्रांति की। तो हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन का एरा है, तो उन्होंने एक चैप्टर दिया हुआ है ग्रीन रेवोल्यूशन एंड रिलीजियस रिवाइवलिज्म। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ रिलीजियस रिवाइवलिज्म को क्यों जोड़ा है, हरित क्रांति एवं धर्म का पुनरुत्थान? इसकी वजह कहीं ना कहीं यह रही कि जब हरित क्रांति शुरू हुई तो लुधियाना के कॉलेज में काफ़ी कुछ एग्रीकल्चर कॉलेज ने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और उसने पूरी पंजाब को ट्रांसफॉर्म कर दिया। पंजाब को ट्रांसफॉर्म कर दिया मतलब जो वहाँ का, क्योंकि रासायनिक खाद, अत्यधिक जल, कीटनाशक, इन सब की प्रयोग होकर खेती के पहले तो उसका यील्ड 2 गुना फिर 3 गुना बढ़ गया। एक बार पंजाब लहलहा उठा। लेकिन उस हरित क्रांति का एक लिमिटेशन से आप भारत के बाकी क्षेत्रों में भी देखेंगे, उसमें 2 तरह के किसानों को उसने जन्म दिया है। एक तरफ तो जो 20 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान हैं, उनको तो समृद्धि आई, क्योंकि उन्होंने उन सारे, क्योंकि अब एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट महंगा हो गया, छोटे किसान उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और जो 10 बीघे से कम वाले किसान थे पंजाब में, उनकी जमीन बिक गई और वो बन गए या तो लैंडलेस, या तो बटाईदार शेयर क्रॉपर्स, या फिर लेबर। और लेबर बन गए, या उनमें से कुछ माइग्रेट कर गए भारत से बाहर, तो कुछ विदेश भी चले गए, कुछ देश के बाहर चले गए, सॉरी कुछ देश के अंदर ही अन्य राज्यों में चले गए, वहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। यहाँ पर पंजाब में जो भूमिधारी थे, जो लैंड होल्डर्स थे, उनकी वो अपने आप को श्रेष्ठ सिख समझते थे। और जो माइग्रेट करके इधर गए, मतलब अपने देश के अंदर ही बाकी प्रांतों में जो बिजनेस क्लास में जो जुड़े हुए थे, उनको वह सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी जो लैंड होल्डर्स की थी। उसी समय पंजाब में कैनाल्स बने, और वो कैनाल्स, भाखड़ा नंगल जब प्रोजेक्ट आया तो आप जानते हो कि उसके बाद तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी हो गया, तो ट्यूबवेल्स गर गए, और देखते देखते पूरी पंजाब में जल का प्रबंधन, नहर के अलावा ट्यूबवेल्स भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। और देखते देखते वो लहलहाता पंजाब जो भारत का ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया बन गया। लेकिन उसके अंदर एक अंडर करंट, सोशल करंट चल रहा था, वो था सामाजिक विषमता की। और 2 तरह के लोग थे। एक तो जो भूमिधारी वर्ग थे, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी सुधर गया, उनके घर के कुछ मेंबर्स विदेश भी चले गए, एक बड़ी मात्रा में रेमिटांसेस की आने लगी। पंजाब में लोगों का लगाव चूंकि लैंड पर रहा, खुशवंत सिंह लिखते हैं, इंडस्ट्री को डेवलप करने में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई। नई पीढ़ी के जो युवा आए, वह जब शिक्षा प्राप्त कर ली तो वहाँ उनके पास रोजगार के बहुत अवसर नहीं थे। और आगे चलकर आप कह सकते हो कि 1970s के बाद विदेशों में जाने पर भी पाबंदी लगने लगी, क्योंकि बाकी कंट्रीज में उतने बेहतर ढंग से माइग्रेशन नहीं हो सकता था जैसा पहले हो सकता था। तो जो युवा पढ़ने के बाद वो फिर खेती में काम नहीं कर सकते थे, तो खेती में काम नहीं कर सकते थे, तो अब वहाँ के जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे, वो बिहार और यूपी के जो लेबर जो माइग्रेट करके जाते थे उस पर डिपेंड होने लगे। और उनके जो बच्चे थे, वो बच्चे, क्योंकि कोई खास इंडस्ट्री या वहाँ की का कल्चर रहा, अगर आपके पास पैसा हो तो आप लैंड खरीदिए, लैंड परचेज करने में लगाइए, और लैंड होल्डर ज़्यादा प्रेस्टिजियस कहलाता था। तो जो नई पीढ़ी के बच्चे आए वो डायरेक्शन लेस होते चले गए, और कुछ लोग जो लैंडलेस थे उनमें भी एक तरह का
मिलिटेंसी आता चला गया, दूसरी चीज। और तीसरी उसमें एक तीसरा जो फैक्टर जुड़ गया वो ड्रग्स, क्योंकि वो पाकिस्तान का बॉर्डरिंग रीजन था, तो ड्रग स्मगलिंग एक अलग चीज हो गई। और समृद्धि तो थी, और समृद्धि कहीं ना कहीं एक लग्जरियंट लाइफ में बदल गई, और ड्रग्स का प्रयोग शुरू होने लगा। आपने मूवी उड़ता पंजाब का नाम सुना होगा। ये स्थिति वहां पर कहीं ना कहीं आने लगी, और पंजाब में एक प्रॉब्लम तो चल रहा था। तो उस कारण से देखिए, जब लोग डायरेक्शन लेस हो जाता है, रिलीजन है, वो रिलीजन कभी भी धार्मिक विश्वास के कारण नहीं आता है, चाहे किसी भी युग में हो। रिलीजन का हमेशा कोई ना कोई पॉलिटिकल यूज होता है, रिलीजन का कहीं ना कहीं पॉलिटिकल यूज होता है। तो पंजाब में भी कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल यूज होना शुरू हुआ, क्योंकि वही समय है कि धीरे धीरे रिलीजियस रिवाइवलिज्म होने लगा। उधर क्या हुआ कि अकाली दल तो खैर सत्ता में अकाली दल भी नहीं आ पा रहा था, लेकिन अकाली दल ने अपने पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था गुरुद्वारा के माध्यम से, एसजीपीसी के माध्यम से। और उसके कंपटीशन में कांग्रेस पार्टी वहां चली गई, और कांग्रेस पार्टी के नेता बन गए ज्ञानी जैल सिंह। तो ज्ञानी जैल सिंह वहां जब चीफ मिनिस्टर बने 1972 और 1977 के बीच, तो धर्म को प्रोत्साहित करने में वहां पर ज्ञानी जैल सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। तो ज्ञानी जैल सिंह ने उस समय गुरु का सेंटेनरी, किसी का त्रिशताब्दी, किसी का द्विशताब्दी मनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे गुरुद्वाराओं को संरक्षण देना शुरू कर दिया, गुरुओं के नाम पर सड़कों का नाम बनाना शुरू कर दिया, और जितना गवर्नमेंट मशीनरी है उसको कहीं ना कहीं रिलीजियोसिटी से भरने की कोशिश की, कहीं ना कहीं धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से भरने का प्रयत्न किया। हालांकि ज्ञानी जैल सिंह का ये धार्मिक मनोभाव नहीं था, इट वॉज नॉट द रिलीजियस परसेप्शन ऑफ ज्ञानी जैल सिंह। ही वॉज बेसिकली he was just trying to use religion as a ploy, use religion for political purpose। तो इसीलिए वो ऐसा कर रहे थे। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि पंजाब में और भी ज़्यादा धर्म और राजनीति का घालमेल होने लगा। उसी समय 1970 के दशक में अचानक से जनरल सिंह भिंडरवाले नामक एक मिलिटेंट संत का उद्भव होना शुरू हुआ, और जनरल सिंह भिंडरवाले धीरे धीरे उसने धर्म और राजनीति की मिलीजुली एक खिचड़ी पकानी शुरू कर दी। और वह जनरल सिंह भिंडरवाले, जो कि अब खालिस्तान तो कभी कोई सीरियस डिमांड रहा नहीं, आपने देखा कि मास्टर तारा सिंह ने भी पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए दिया था, वो भी फ्रिंज एलिमेंट्स था उसका कोई, वो भी जिस पंजाब की वो परिकल्पना कर रहे थे, वो पंजाब का तो बहुत सारा पार्ट कट के पाकिस्तान में जा चुका है, उसका कोई अब उस बात का कोई अस्तित्व था नहीं। लेकिन जानबूझ के जनरल सिंह भिंडरवाले ने अपनी बढ़त या अपनी राजनीतिक पहचान बनाने के लिए उसने कहीं ना कहीं धर्म और खालिस्तान दोनों को मिलाने का प्रयत्न किया। और वही समय है कि एक अमरीक सिंह नामक, उन्हीं के गुरु भाई कह लीजिए, कि वो अमरीक सिंह ने ऑल इंडिया सिख फेडरेशन का वो प्रेसिडेंट बना हुआ था। इन दोनों ने मिलकर उग्र विचारों को फैलाना शुरू कर दिया। पहले तो जनरल सिंह भिंडरवाले के उस कदम पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन 1980 में, उसी समय है कि हाँ, इससे पहले एक चीज़ आपको और भी जानना पड़ेगा। एक लैंडमार्क है, जैसे 1970 आपने देखा, अभी अब मैंने आपको बताया कि 1966 में, क्योंकि इतने सारे मुद्दे हैं कि उनको क्रोनोलॉजी में रखना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे एक और चीज़ आपको जानना चाहिए, 1966 में पंजाब सूबा बना, ये तो आपने जाना ही। 1966 में पंजाब एक पृथक राज्य, पंजाब पृथक राज्य हुआ, को दर्जा मिल गया पंजाबी भाषी, मतलब पंजाबी भाषी पंजाब, उसके बाद हिंदी भाषी हरियाणा, और थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र काट कर दे दिया गया हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्र है वो हो गया पहाड़ी भाषी, जो हिमाचल प्रदेश को मिल गया। लेकिन एक और लैंडमार्क घटना है, वो है आप लोग भी कहीं पेपर के पढ़ने के क्रम में सुनोगे, 1973 में एक, इन 1973 देयर इज अ प्रपोजल, उस प्रपोजल को कहते हैं आनंदपुर साहिब। इन 1973 आनंदपुर साहिब प्रपोजल, जस्ट 1 मिनट, इन 1973 आनंदपुर साहिब प्रपोजल। अब ये प्रपोजल, आनंदपुर साहिब प्रपोजल, यह था, इसमें इसने बहुत सारी मांगे रखी गई। अब जैसे मांग रखी गई कि भाई आप जल का दोबारा पुनर्वितरण करिए, जो पंजाब और बाकी स्टेट्स के बीच है, नेबरिंग स्टेट्स के बीच है।
फिर चंडीगढ़ मिलना चाहिए, पंजाब को सोल्ड, चूँकि पंजाब और हरियाणा को ज्वाइंट कैपिटल था। ये सब और भी कई तरह के डिमांड उसमें रखे गए थे, और इसी डिमांड को आधार बनाकर जनरल सिंह भिंडरवाले ने अपनी राजनीति शुरू कर दी। और जब जनरल सिंह भिंडरवाले की मिलिटेंसी बढ़ने लगी, फिर उसके साथ बहुत चीज़ जुड़ गए। पाकिस्तान का टेररिज्म जुड़ गया। पाकिस्तान ने जनरल सिंह भिंडरवाले को गुप्त रूप से मदद करनी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने लगी। हथियारों का जखीरा कायम होने लगा पंजाब में, और उधर उसे कहीं ना कहीं बाहर डायस्पोरा से भी सपोर्ट मिलने लगा। तो बेसिकली जनरल सिंह भिंडरवाले बड़ा उग्र रूप धारण करता चला गया। उसके बाद उसने डे नाइट किलिंग शुरू कर दी, हिंदुओं को निशाना बनाया। स्वयं खुशवंत सिंह लिखते हैं कि उसने एक बार स्टेटमेंट दिया कि एक एक सिख को 32-32 हिंदुओं को मारना पड़े। अब इस तरह के जो भड़काने वाले बयान हो, उससे तो पूरा पंजाब में स्थिति खराब होने लगी। और 1981 में हरचंद सिंह लोंगोवाल थे, एच.एस. लोंगोवाल एक नेता थे, वो अकाली दल के। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब भिंडरवाले की गतिविधियां चल रही थी, वो जो फ्रिंज एलिमेंट, उसको सपोर्ट नहीं था, लेकिन जो अकाली दल था उसने चुप्पी साध रखी थी। कई बार भिंडरवाले को बचाने वाले बयान भी हो जाते थे। तो ये बात से बाहर गलत सिग्नल जा रहा था, क्योंकि अकाली दल को वहां पर उसका सामना करना चाहिए था। ये बिपिन चंद्रा इस बात को उठाते हैं कि अकाली दल, लेकिन इसमें मैं अकाली दल की भी गलती नहीं कहूंगा, क्योंकि भिंडरवाले जिस तरह से, जो भिंडरावाले है, उसने जिस तरह से कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर रहा था डे नाइट हिंदुओं को, कुछ सिखों को, उसमें तो सबसे ज्यादा सिख मारे जा रहे थे। और जो उसके विरुद्ध बोलता था, जो जर्नलिस्ट उसके अगेंस्ट में लिखता था, उसकी हत्या करवा देता था। एक बार तो 1983 की घटना है कि वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से निकल रहे एस एटवाल डीआईजी थे, उसकी हत्या करवा दी। अब उसी समय बिपिन चंद्र इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि श्रीमती गांधी को टफ स्टैंड लेना पहले ही चाहिए था, क्योंकि 1980 से यह उग्र मिलिटेंसी शुरू हो गई थी और भिंडरवाले आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। तो भिंडरावाले जिस तरह से अंजाम दे रहा था, उस समय उसको कुचलना चाहिए था। लेकिन कुचलने के लिए कोई ऐसा नहीं कि मस्कुलर पावर की जरूरत थी। यहाँ पर बिपिन चंद्र बहुत अच्छी बात कहते हैं, आइडियोलॉजी। भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया जाता और बाकी सिखों के बीच एक विचारधारा फैलाई जाती। ये काम कांग्रेस कर सकती थी, सीपीआई कर सकती थी, सीपीएम कर सकती थी, लेकिन सभी अपने डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी दिखा रही थी। कोई आइडियोलॉजिकली उसको फेस नहीं कर पा रही थी। हो सकता है कि भिंडरावाले का डर रहा हो, इसलिए कांग्रेस लीडर, सीपीआई और सीपीएम भी खुलकर उसको भिंडरावाले के आइडियोलॉजिकल बैटल उसके साथ करने के लिए तैयार नहीं थे। स्थिति बिगड़ती चली गई और 3 वर्ष लगा दिए इंदिरा गांधी, जिसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा टफ पॉलिटिकल डिसीजन लेने का आदी थी, लेकिन 3 वर्ष उसने लगा दिए डिसीजन लेने में। और इसका एक कारण यह है कि तब तक ज्ञानी जैल सिंह पहले तो होम मिनिस्टर बने, होम मिनिस्टर के रूप में वो भिंडरावाले को एक आध बार बचा लिया, और उसके बाद जो प्रेसिडेंट भी बने तो यहाँ पर ज्ञानी जैल सिंह थे। उनका भिंडरावाले के प्रति पहले टफ स्टैंड नहीं था, और श्रीमती गांधी भी कहीं ना कहीं भिंडरावाले और अकाली दल को अपीज करना चाहती थी, संतुष्ट करना चाहती थी। कोई डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन जब स्थिति इतनी बिगड़ गई कि अब भिंडरावाले तो वैसे भी 1983 में ही वो घुसकर बैठ गया था अकाल तख्त में, और स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त में, और अकाल तख्त में उसने हथियारों का जखीरा बना लिया। तो वहां पर तुरंत स्टेन गन बनते थे चारों तरफ। उसने एक घेरा डाल दिया, उस घेरा में मिलिट्री प्रशिक्षण दिया जाता था टेररिस्ट को। तो स्थिति यह हो गई कि भाई अब कैसे इसको निपटा जाए। तो उसमें श्रीमती गांधी ने एक बड़ा ही टफ डिसीजन ले लिया। हमें याद है, हम बीबीसी लंदन का न्यूज़ सुन रहे थे, 2 जून की रात में श्रीमती गांधी का जनता के नाम संदेश आया था, और 2 जून को वहाँ आर्मी डिप्लॉय की गई। उससे पहले वहाँ पर मिलिट्री रूल लगा दिया गया, और मिलिट्री रूल पर हस्ताक्षर करने वाले ज्ञानी जैल सिंह ही थे। तो हम लोग यहाँ पर खुशवंत सिंह लिखते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह को स्वयं ऐसा पता नहीं था कि मिलिट्री एक्शन लेने वाले हैं, और मतलब मिलिट्री एक्शन लिया जाना है स्वर्ण मंदिर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर हजारों, सबसे बड़ी बात थी, टेररिस्ट के अलावा वहाँ हजारों श्रद्धालु रहते थे, और हजारों श्रद्धालु उसके अंदर भी कर सेवा के लिए रहते थे। बहुत बड़ा टेम्पल था। वैसी स्थिति में अब सवाल ये उठता है कि उनको तो पता नहीं था कि भाई अब उसके अंदर इतने सारे निर्दोष लोग हैं, तो शायद उसने हस्ताक्षर इसलिए कर दिया कि उनको शायद पता नहीं था। खुशवंत सिंह बोलते हैं। अब जो ऑपरेशन होने वाला था, वो ऑपरेशन फिर अंत में 2 को उसका जनता के नाम संदेश आया, फिर आर्मी डिप्लॉय हुई, और डिप्लॉय होने के बाद 5 जून को ये ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन में
फिर देखिए इंटेलिजेंस की गड़बड़ी हुई। पहले तो तरीका ही गलत था। इसमें खुशवंत सिंह लिखते हैं कि इट वॉज ए फैटल मिस्टेक। पहले तो इंटेलिजेंस को पूरी सूचना होनी चाहिए थी, कितने लोग हैं अंदर, कितने हथियार हैं। तो इंटेलिजेंस ने जो सूचना दी थी वो सारी सूचनाएं गलत निकली और आर्मी पर दोहरा दबाव था। उसे कहीं ना कहीं स्वर्ण मंदिर को भी बचाना था और भिंडरावाले को भी रास्ते से हटाना था, और या तो उसको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करना था। तो आर्मी ने अंत में आर्मी को टैंक तक लाना पड़ा, और उसमें उस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे बहुत कैजुअलिटीज हुई। टेररिस्ट तो मारे गए लेकिन आर्मी के जवान भी बहुत मारे गए, और अकाल तख्त फॉर टाइम बिंग डेमोलिश हो गया। आनंदपुर साहिब में भी गोलियों के निशान बने। तो ये जो घटना हुई उससे भारत और भारत से बाहर के जो सिख थे वो बहुत नाराज हो गए। अब इंदिरा गांधी को ये पता नहीं था कि इसका पॉलिटिकल बैकलॉस क्या होगा, क्योंकि उसको लगता था कि 1-2 घंटे का ऑपरेशन होगा और ये कहीं ना कहीं 1-2 आवर्स का ऑपरेशन होगा, और उसके बाद ये मामला निपट जाएगा। लेकिन वो तो कई दिन लग गए वहाँ, और बड़ी बुरी स्थिति हो गई, और देश और विदेश में इसके समाचार जंगल की आग की तरफ फैल गए। खैर एनीवे, बाद में फिर ज्ञानी जैल सिंह भी वहाँ यात्रा पर गए, फिर सरकार ने उसको रिपेयर करने का भी जिम्मा लिया, सब कुछ हुआ। लेकिन एक स्कार्स हो गया सिखों के दिलो दिमाग पर, और ये कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हुआ इसमें। इस बात को बिपिन चंद्र भी स्वीकार करते हैं, जो प्रो कांग्रेसी हिस्टोरियन है, परंतु इस बात को स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिपिन चंद्रा ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। 1988 में राजीव गांधी के समय भी एक ऑपरेशन हुआ था, उसको ऑपरेशन ब्लैक थंडर बोलते थे। हम लोगों को आंखों देखा वो याद है। फिर मतलब एक बार स्थिति बिगड़ गई थी 88 में, और फिर एक बार टेररिस्ट लोग कुछ जाके, कुछ इस तरह के खालिस्तानी आतंकवादी थे, वो सब जाकर बैठ गए थे स्वर्ण मंदिर के अंदर। वैसी स्थिति में उनको निकालने के लिए राजीव गांधी बड़ा सक्सेसफुल, वो स्वर्ण मंदिर को घेर लिया गया, उसके पानी इलेक्ट्रिक कनेक्शन सब काट दिए गए, और स्थिति इस तरह की पैदा की गई कि टेररिस्ट को बाहर निकल के सरेंडर करना पड़ा। इंदिरा गांधी को भी इस ऑप्शन पर सोचना चाहिए था कि बिना मिलिट्री ऑपरेशन के हम कैसे टेररिस्ट को बाहर निकलवाएं। अब तो बहुत सारा साधन हो गया है, आपको पता है कि अंदर से, तो उसमें राजीव गांधी ने उसको उस साधन का उपयोग किया था। तो इसीलिए बिपिन चंद्र कहते हैं कि कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन स्वर्ण मंदिर वाले ऑपरेशन में हुआ, और जिसको जिसको आपने बहुत फेमस नाम सुना है कि जो इस ऑपरेशन में इतने जवान मारे गए, इतने टेररिस्ट का आंकड़ा आपने देखा है, तो ब्लू स्टार ऑपरेशन। और ये आज भी आप कहीं कहीं देखेंगे अलग, इस पर काफ़ी चर्चा होती है, कई लोग लेक्चर भी देते हैं। तो ये बेसिकली ये हम लोग उस समय एक एक घटना का इंटरेस्ट ले रहे थे जिस समय ये चीज़ हो रही थी, क्या हो रहा है। कई बार तो बाहर की दुनिया को समाचार ही नहीं मिल पा रहा था अंदर क्या होना है। इसकी जो अगली कड़ी है ये मैं आपको बताना चाहता कि ये घटना जून की है, 4-5 जून को ये हुआ है, और फिर 31 अक्टूबर को सिख बॉडीगार्ड ने श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री की हत्या, असैसिनेशन, इसी यही कड़ी से जुड़ा हुआ है। ये हत्या कर दी। हालांकि इंदिरा गांधी को इंटेलिजेंस ने कहा था कि नहीं, अब समय आ गया है कि आप सिख बॉडीगार्ड्स को सेपरेट कर दीजिए। इंदिरा गांधी ने ऑब्जेक्ट किया, उसने कहा कि आर वी नॉट सेकुलर, क्या हम लोग धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और ये घटना हुई, वो भी वो क़यामत की, मतलब सुबह तो नहीं, हम लोगों को थोड़ा देर से पता चला था, पता नहीं, आई वॉज समवेयर। तो घटना तो बहुत मॉर्निंग में ही हो चुकी थी, लेकिन जब पता चला हमें इवनिंग में, और डिक्लेरेशन फिर बाद में हुआ, और रात में बीवी लंदन का न्यूज़ सुन रहा था। तो मुझे आज तक याद है कि रात में ये सोचकर नींद नहीं आई कि जब प्राइम मिनिस्टर इतना इनसिक्योर है तो उस देश का क्या होगा। और ये फीलिंग कहीं ना कहीं राजीव गांधी वाले में ये था कि ही वॉज नॉट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी एट दैट टाइम, और इंदिरा गांधी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थी। तो इसलिए ये बात ने बहुत ज़्यादा धक्का पहुंचाया था पूरे देश में। लेकिन उसके बाद जो घटना है उसने और भी दुखी कर दिया, क्योंकि कभी भी जो इस तरह की घटना होती है, खालिस्तानी लोग ये जो मांग कर रहे थे, जो टेररिस्ट होते हैं, वो फ्रिंज एलिमेंट होता है, कोई भी सोसाइटी उसको वाइडली सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन चूंकि पूरे पंजाब मूवमेंट के दरमियान जो पंजाब में इधर पंजाब मिलिटेंसी आ रही थी, या कहीं ना कहीं सिख कम्युनलिज्म डेवलप कर रहा था, तो इधर हिंदू कम्युनलिज्म भी डेवलप कर रहा था। कहीं ना कहीं उधर सांप्रदायिक चेतना भड़क रही थी, तो इधर भी सांप्रदायिक चेतना भड़क रही थी और सुलग रहा था, और वही विस्फोट का रूप ले लिया। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो अचानक सिख के विरुद्ध दंगे छिड़ गए, और दिल्ली इसमें से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुआ।
आंकड़े के अनुसार 2,500 से 3,000 सिख मारे गए और इसमें अ, मतलब कहा जाता है कि उसको प्रॉपर सुरक्षा नहीं मिली, हालांकि उसमें कमोशन की स्थिति थी, कुछ भी कंक्लूसिवली कहना मुश्किल है। और उससे भी ज़्यादा कष्ट हुआ कि कहीं ना कहीं सिखों को लगता था कि दोषी व्यक्तियों को पर कुछ कार्रवाई होगी और उसकी बेहतर जांच होगी। उनको कहीं ना कहीं जांच और बेहतर कार्रवाई में कमी लगी कि जो ट्रायल में होना चाहिए था वैसा कुछ नहीं हो पाया। ये एक परमानेंट स्कार्स हो गया इनके दिल पर, और ये कहीं ना कहीं भारत और भारत से बाहर डायस्पोरा इससे बहुत ज़्यादा नाराज हुआ। और उसके बाद और भी डायस्पोरा, पंजाब में तो मिलिटेंसी देखिए चलती रही, उसके बावजूद भी जैसे ये घटना हुई इस दंगे के बाद एक बार स्थिति सुधरी भी। आप आगे देखोगे तो राजीव गांधी की सरकार, चूंकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इमीडिएट राजीव गांधी की सरकार बनी, 31 अक्टूबर की हत्या हुई, 1 नवंबर को प्रधानमंत्री बना और फिर चुनाव करवाए तो उसमें बहुत उसको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, 425 सीटें उस समय मिल गई थी और एक पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बना। तो राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बना तो फिर उसने अगस्त में एक पार्टी अकाली दल के नेता थे हरचंद सिंह लोंगोवाल, उसके साथ उसने समझौता किया, एच एस लोंगोवाल के साथ, उसको पंजाब एकॉर्ड कहते। पंजाब एकॉर्ड में कुछ न कुछ लगभग जितनी भी मांगे थी अकाली दल की वो सभी मान ली गई। यह भी कहा गया कि ठीक है हम एक न्यायिक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, जुडिशियल ट्रिब्यूनल बनाएंगे और वह तय करेगा पानी कैसे बटेगा पंजाब और उसके नेबरिंग कंट्री में। और दूसरा उसने यह भी आश्वासन दिया कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा, बदले में वहाँ जो कुछ हिंदी स्पीकिंग रीजन पंजाब का है वो हरियाणा को देते। यही तय हुआ और दोनों ने हस्ताक्षर किया। फिर चुनाव करवाने की बात पंजाब में हुई, तब तक तो प्रेसिडेंट रूल था, तो चुनाव करवाने की बात हुई। हरचंद सिंह लोंगोवाल ने इस समझौते के बाद घोषित किया कि अकाली दल चुनाव लड़ेगा, तो हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या हो गई। तो अब लेकिन फिर भी चुनाव हुए और सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री बना और फिर भी चुनाव हुए, अकाली दल के ही सुरजीत सिंह बरनाला मुख्यमंत्री हुआ और इस तरह से। लेकिन सुरजीत सिंह बरनाला भी स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाया। एक बार फिर जो इस तरह के मिलिटेंट एलिमेंट्स थे भड़कने लगे और स्वर्ण मंदिर में अपनी जगह बनाने लगे। तो 1987 में फिर एक बार राजीव गांधी ने एक्शन लिया, वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया और फिर 1988 में वहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक थंडर चला। तो पंजाब की स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ती गई। लेकिन हाँ, एक उसी समय बड़ा ही कॉम्पिटेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने पंजाब में काम किया, आप लोगों ने नाम सुना होगा, KPS गिल। और राजीव गांधी की सरकार तो 1990 में हार गई और फिर BP सिंह की सरकार आई। तो BP सिंह का तो गवर्नमेंट एक कमज़ोर गवर्नमेंट रही, कोलिशन ही थी, तो वो चल नहीं पाई। और उसके बाद फिर चंद्रशेखर की सरकार आई, वो भी उसमें स्थिति को सुधार नहीं पाई पंजाब में। लेकिन 1991 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो आश्चर्य आपको लगेगा कि नरसिम्हा राव एक तरह से, कभी आप बोलिए तो आप बहुत ज़्यादा निपुण कूटनीतिक नहीं लगता, लेकिन उसको उसकी कैप में कितने सारे फीदर्स हैं, उसकी कैप में कितने सारे मेडल लगे हुए हैं, आप कह नहीं सकते। लुकिस्ट पॉलिसी का जनक हुआ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का फादर हुआ और अंत में पंजाब की मिलिटेंसी भी 92 में डाउन हो गई और खालिस्तान का मुद्दा फिर सबसाइड कर गया। और ये खैर मुद्दा तो मेन स्ट्रीम पंजाब का था भी नहीं, ये तो बस एलिमेंट्स थे, उनको बाहर से सपोर्ट मिल रहा था, विशेषकर पाकिस्तान का सपोर्ट मिल रहा था। 92 में डाउन हो गया, समाप्त हो गया और उसके बाद पूरा देश, पूरा समाज मेंटली फ्री हो गया। बीच बीच में कभी कभी विदेश में डायस्पोरा में आवाज़ उठती रहती थी, लेकिन पंजाब में कभी कोई इसकी वारदात नहीं हुई। 2019 में हमको याद है, 2019 में जब करतारपुर कॉरिडोर बना, उस समय ये बात उठ रही थी कि जिस तरह से कॉरिडोर यहाँ से पाकिस्तान जा रहा है और पाकिस्तान का जिस प्रकार से ड्यूबियस रोल है और इमरान खान जिस प्रकार से मतलब जितनी सहृदयता से एक कॉरिडोर दे रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका मालाफाइड इंटेंशन है। और बहुत सारे आर्टिकल्स पेपर में आए होंगे, 2019 की बात है, आप लोग उसमें इंटरेस्ट लेते होंगे। तो करतारपुर कॉरिडोर और खालिस्तानी टेररिज्म और खालिस्तानी मिलिटेंसी, इन दोनों के रिलेशनशिप को उस समय भी जोड़ा जाता था कि इससे कहीं ना कहीं वैसे एलिमेंट्स को, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट का इंटेंशन सही नहीं था। क्योंकि एक मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट उसका आया था कि इमरान खान ने एक ऐसी गुगली फेंक दी है जो भारत को परेशान कर देगी।
अब ये तरह की बातें उठने लगी तो कुछ तो वो फैक्टर काम किया। और रिसेंट में आप देखते हैं कि फिर वहाँ एग्रीकल्चर में एक बड़ा स्टैग्नेशन आ गया है। पाकिस्तान में आप देखेंगे, इसमें हमको याद है, सॉरी, पंजाब में 3 पंजाब है, भारत का पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब और डायस्पोरा पंजाब। डायस्पोरा पंजाब जो भारत से बाहर है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से डायस्पोरा पंजाब में उत्साह है। जो भारत का पंजाब है उस कभी भी उसने इस खालिस्तान को सपोर्ट नहीं। और ये पाकिस्तान का जो पंजाब है वो पाकिस्तान के द्वारा भड़काया जाता है। आज भी क्या है, आज भी अमृतपाल सिंह एक फ्रिंज एलिमेंट्स है। पंजाब में कोई सपोर्ट नहीं है। अभी 2 मोर्चों पर काम करना होगा, विशेषकर इसलिए कि डायस्पोरा का सपोर्ट हुआ और विशेषकर जो डायस्पोरा क्लास है, जैसे आप लंदन में ही देखेंगे जो इंडियन हाई कमान पर हुआ, या बाकी सैन फ्रांसिस्को में जो झंडा फहरा दिया गया, उन सबको दबाने के लिए 2 मोर्चों पर हमें काम करना होगा। एक मोर्चा होगा, जैसे हमें आइडियोलॉजिकली पंजाब में हमेशा बैटल जारी रखना पड़ेगा नेशनलिज्म का, और पंजाब का जो रियल ग्रीवांसेस है उसको सुनना पड़ेगा। अब देखिए, जो राजीव गांधी से ट्रीटी हुई थी, वो ट्रीटी क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि उस ट्रीटी में दोष था। राजीव गांधी ने भी जल्दबाजी में ट्रीटी 1985 में की थी, जैसे कहा गया था कि भाई हम चंडीगढ़ मिल जाएगा हरियाणा को। बीच बीच में पिछले साल भी आपने देखा है बात उठती है, लेकिन बदले में हरियाणा सरकार भी तो नहीं छोड़ेगी। हरियाणा सरकार का कहना है कि आप हिंदी भाषी क्षेत्र हमें दीजिए। तो पंजाब का वो कहना हुआ कि नहीं, हम हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं देंगे, हमको पंजाब चाहिए, हरियाणा चाहिए अनकंडीशनली। दूसरी बात है कि एक न्यायिक ट्रिब्यूनल बैठने की बात हुई कि एक न्यायाधिकरण बैठेगा, वह तय करेगा पानी का बंटवारा कैसे होगा। तो ये भी पंजाब के गवर्नमेंट को मंजूर नहीं हुई, तो बात वहां पर चल नहीं पाई। अब ऐसे जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं उनको आइडियोलॉजिकली उनका सामना करने की आवश्यकता है, और यह कहीं ना कहीं वे लोग हैं जो हाशिए पर हैं। अमृतपाल सिंह जैसे लोगों का कोई पब्लिक सपोर्ट वहां नहीं है, और इसलिए इस खालिस्तान के मुद्दे को बहुत सीरियसली नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसको चलता भी नहीं किया जा सकता। पंजाब में हमें एक वैचारिक विचारधारा का संघर्ष और विचारधारा का प्रसार, हमेशा एक सेकुलर विचारधारा को फैलाने का प्रयत्न करना चाहिए। मूलभूत समस्याओं को वार्ता से हल करने की संस्कृति डेवलप करनी चाहिए, और मिलिटेंसी को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी वहाँ चाहिए। क्योंकि इस तरह के जो, जैसे जनरल सिंह भिंडरावाले को 3 वर्ष का लाइफलाइन मिला, जिस कारण से पंजाब में मिलिटेंसी इतनी दूर तक पहुंच गई, उस तरह का लाइफलाइन भी नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि उस समय भी ऐसे एलिमेंट्स को टफ ढंग से डील करने की आवश्यकता होती है। और हमें अपने फॉरेन मिनिस्ट्री को भी ज़्यादा एक्टिव रखना है कि जो डायस्पोरा क्लास है या वो जो संबंधित देश की सरकार है, जैसे ब्रिटिश सरकार है, अमेरिकन गवर्नमेंट है, उनसे हमें इस मुद्दे को सीरियसली डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए कि नहीं, ये मुद्दा जो भी लोग कर रहे हैं असामाजिक तत्व है, उनको डिस्करेज करना चाहिए। तो खैर माय स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इस प्रकार से पंजाब का हमने अतीत बताने की कोशिश की है। बाकी अमृतपाल सिंह और जो चल रहा है ये तो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसमें आप लोग देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा इतिहास की धारा से इसे जोड़कर दिखा दूंगा, क्योंकि आज जो चैनल्स पर बात होती है वो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अगर पीछे जाते हैं वही पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन की तरफ जाते हैं, जो 1984 में घटित हुआ था। लेकिन उससे पीछे लोग नहीं जा पाते। हमने सोचा कि चलो हम गुरु नानक के सिखिज्म से शुरू करते हैं और वर्तमान तक आपको लाते हैं। तो मैं अब यहीं रुकता हूँ, फिर एक दूसरे लेक्चर के साथ कभी उपस्थित होऊंगा। लेकिन हाँ, मैं फिर एक बार कह दूँ, मेरा जो एग्जामिनेशन गाइडलाइन सीरीज है उसको मिस नहीं कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू।